भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है देश के अंदर लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने का, और वो लोग बांटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद इनके नेता पूछते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकल किस लिए रही है। अभी यात्रा को 15 दिन शुरू भी नहीं हुए और लोग अपनी लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब मदरसों के अंदर जाते हैं, मस्जिदों के अंदर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? और देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे करने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे लोग जो ट्वीट करते हैं, अपने चुनाव में जब सर पे टोपी लगाते हैं तो आप क्या कहेंगे? जब मजार पे चादर चढ़ाते हैं तो आप क्या कहेंगे? तब क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती? पत्रकार होकर भी अनपढ़ है, आपको समझ है नहीं या नहीं है? आप देश के पत्रकारों को, देश की सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने भी आपको लताड़ लगाई है। देश की मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती, जबकि सवाल सरकार से किए जाने चाहिए, विपक्ष से नहीं। दूसरी बात, आज देश की गोदी मीडिया के चैनलों पर अगर आप देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई और स्पीच नहीं होती है। मोहन जी, लगातार एक राहुल गांधी जी का फोटो वायरल हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा से, जिसमें वो मुस्लिम छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। बीजेपी वाले उसे लगातार ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है देश के अंदर लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने का, और वो लोग बांटने का काम करते हैं। फिर उसके बाद इनके नेता पूछते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकल किस लिए रही है। अभी यात्रा को 15 दिन शुरू भी नहीं हुए और लोग अपनी लाइन पे आना शुरू हो गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या करते हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये आप मुझे बताइए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब मदरसों के अंदर जाते हैं, मस्जिदों के अंदर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब सिखों के हाथ चूमते हैं तो क्या करते हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जहरीले प्रवक्ता, देश के अंदर जहर घोलने वाले प्रवक्ता और देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे करने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे लोग जो ट्वीट करते हैं, अपने चुनाव में जब सर पे टोपी लगाते हैं तो आप क्या कहेंगे? जब मजार पे चादर चढ़ाते हैं तो आप क्या कहेंगे? तब क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती? तब क्या ये लोगों को बांटने की राजनीति नहीं होती? जब नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री, आपके भाजपा वालों के प्रधानमंत्री, जब शेखों के हाथ चूमते हैं तब क्या ये बांटने की राजनीति नहीं होती? और आपको तो इतना प्रेम है कि आप पाकिस्तान तक बिरयानी खाने पहुंच रहे हैं, तो कौन सी राजनीति है ये? और आपको मैं एक बात बता दूं, जिस प्रकार से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मदरसों के और मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हैं, एक और तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर बीजेपी पूरे देश में जहर घोल रही है, ठीक है ना? एक छोटी सी बच्ची, सुनिए, एक छोटी सी बच्ची, आपको एक बात बता दूं, आप भी हिंदू धर्म से हैं। हमारे धर्म में बच्चों को क्या कहा जाता है? हमारे धर्म में बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, हमारे धर्म में बच्चों को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, जो बच्चे अनाथ आलय में रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, क्या आप बता सकती हैं कि वो किसके बच्चे हैं? वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, क्या है वो? आप बता सकती हैं क्या? इस सवाल का जवाब संबित पात्रा दे सकते हैं क्या? आप लोगों को जो बांटने का काम कर रहे हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से आपने लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश को तोड़ा जा रहा है, देश को एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम की आड़ में बांटा जा रहा है। और मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस प्रकार से आप नामीबिया से चीते लेकर आ रहे हैं, आज चीते लेके आए हैं आप, ठीक है ना? तो मैं उसके लिए दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 8 चीतों की जगह पर 3 देश के गुजराती भगोड़ों को लिया आया जाता ना, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाती। अब आप पूछेंगे कौन कौन? विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल भाई चौकसी। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इन तीनों भगोड़ों को देश के अंदर ले आते तो आज भारत देश का रुपया इतनी नीचे नहीं गिरता। आज भारत देश का रुपया कितनी नीचे गिर रहा है, और ये मैं नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी एक समय पे कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो आज प्रधानमंत्री जी आपकी इज्जत गिर रही है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये खुद का कहना है कि दिल्ली में बैठी सरकार के कारण, भ्रष्टाचारियों के कारण इस देश का रुपया गिर रहा है। आज तो आपकी सरकार है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में आपकी सरकार। बीजेपी के नेताओं से मत पूछ लीजिएगा कि ये भारत का रुपया क्यों गिर रहा है, वरना बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारत देश का रुपया गिर रहा है। बीजेपी के नेता ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, गजब के तो बाबा रामदेव, लाला रामदेव हैं, इनसे बढ़िया तो पलटू राम नहीं है, इनसे बड़ा कोई पलटू राम नहीं है। ये कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे, लेकिन लंपी वायरस के कारण 75,000 से ज्यादा गाय जो हैं वो अब तक मर चुकी हैं, जिनके अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं जो है उनका वास जो है वो गाय के अंदर होता है। लेकिन आज जिस प्रकार से गायों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है और चीतों को हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा है, क्या यही हिंदू राम राज्य है? ये बताइए ना। राम राज्य के अंदर, कृष्ण के अंदर, अरे भगवान श्री कृष्ण तो जो है वो गऊ को चराया करते थे, गाय को चराया करते थे, और आज आप गाय को मार रहे हैं और नामीबिया से चीते लेकर आ रहे हैं, चीते हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं और गाय की लाशें ट्रक के अंदर जा रही हैं। लंपी वायरस से देश के अंदर 70,000 से ज्यादा गाय मर रही हैं, जिसके कारण
देश के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होंगी, उसका कारण यह है कि अगर गाय की प्रजाति लुप्त होती चली जाएगी, गायों की इस प्रकार से हत्या होती चली जाएगी, तो ना तो लोगों को दूध मिल पाएगा, ना घी मिल पाएगा, ना मक्खन मिल पाएगा, और सबसे बड़ी बात, अंधभक्तों को गौमूत्र और गोबर भी नहीं मिल पाएगा। तो अंधभक्तों, अगर गौमूत्र और गोबर का आपको सेवन करना है तो गायों को बचाना होगा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करिए कि गाय क्यों मर रही हैं। वो नामीबिया से चीते लाने की बजाय अगर ये पैसा देश के अंदर जो गाय मर रही हैं उनकी वैक्सीनेशन पे कर देते तो आज देश के अंदर की जो गाय हैं वो नहीं मरती। लेकिन मोदी जी, भारत जोड़ो, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थन में बाबा रामदेव भी आ गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बोला, बाबा रामदेव जो है वो एक पलटू राम है, वो पलटने का काम करते हैं। बाबा रामदेव को डर है जिस प्रकार से आसाराम, चिन्मयानंद, नित्यानंद और राम रहीम जैसे बाबा आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं अगला नंबर रामदेव का भी था। रामदेव का नंबर इसलिए था क्योंकि ये रजत शर्मा के शो में बैठ के बच्चों को 35 रुपए का पेट्रोल दिला रहा था। आज कहाँ गया है 35 रुपए का पेट्रोल, ये बताइए ना। आज तो 35 रुपए का पेट्रोल, क्या पेट्रोल तो दूर की बात है, आज तो 35 रुपए में गाड़ी की सर्विस भी नहीं होती है, ठीक है ना। मैं आपको एक बता दूं, एक बाइक की क्या साइकिल की सर्विस भी नहीं होती है। तो आप ये देख लीजिए, आप 35 रुपए में पेट्रोल दिलवा रहे थे। जब आप लोगों को झूठ बोलेंगे तो बाबा रामदेव समझ गए हैं कि अगर कल को सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव जेल की सलाखों के पीछे हों। इसीलिए बाबा रामदेव जो है वो पलटने का काम करते हैं। वो मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं कि बाबा रामदेव है वो बीजेपी के, वो कोई बाबा रामदेव नहीं, लाला आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, व्यापारी आदमी है। आप इसके बारे में जाकर जो है राजीव दीक्षित के बारे में पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। इनके पास कुछ नहीं है, बस ये करता रहता है, बस ये योगा करते हैं, योग को दुनिया में फैला रहे हैं आप। एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, योग को कौन सी दुनिया में फैला रहे हैं? अमेरिका में जाके क्लासेस देते हैं क्या ये, या ऑस्ट्रेलिया में देते हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? या तो हिंदू धर्म को नहीं पढ़ी है फिर, या फिर आप जानबूझ के अनपढ़ होने वाला काम कर रही हैं। पत्रकार होकर भी अनपढ़ है, आपको समझ है नहीं या नहीं है? आप देश के पत्रकारों को, देश की सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ने भी आपको लताड़ लगाई है। देश की न्यायपालिका ने साफ तौर पे कहा है और सरकार को भी एक अल्टीमेटम दिया है कि आप इतने दिन के अंदर में जवाब दीजिए। अगर सरकार जवाब नहीं देगी, जिस प्रकार से हेट स्पीच का मामला पूरे देश के अंदर जहर घोलने का काम करता है, शाम को 5 बजे के बाद में एक मजमा बिठा दिया जाता है, रात को 9 बजे तक ये मजमा बैठा रहता है। इस मजमे में कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं। ये वो राजनीतिक विशेषज्ञ और पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं जिनों के पास घर में कोई काम और धंधा नहीं होता। इनको देश की गोदी मीडिया 5-5 हजार रुपए में उठाकर घर से लेकर आती है, इनके घर पे 4 पहिए का वाहन भेजती है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भेजती है और इनको उठाकर लाती है और न्यूज चैनल पर बिठाकर जहर उगलवाने का काम करती है। ये 5,000 रुपए में जहर घोलते हैं जिससे देश के अंदर आग लगने का काम होता है। अगर आज देश के अंदर एक सरकार को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश की मीडिया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं विपक्ष को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज आपने जिस प्रकार से देखा कि अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी को जिस प्रकार से आपने देखा कि उनकी याचिका को जो है जज ने पूरी तरीके से इस कार्रवाई को जो है समाप्त कर दिया था। अब उसमें फैसला सुनाने का समय आ चुका था, तब उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान नहीं है? दूसरी ओर ईडी जो है वो ये कहती है कि ये सिर्फ जो है ड्रामा कर रहे थे बीमार होने का। ये बीमार नहीं थे, इन्होंने रिपोर्ट लगाई और जिस अस्पताल की वो रिपोर्ट है वो अस्पताल दिल्ली सरकार के अंडर आता है। तो एक बात मुझे बताइए, कोरोना के समय में जब संबित पात्रा जब वहां पर जेल के वहां पर कोर्ट के अंदर पेश नहीं होते तो वो भी रिपोर्ट लगाते हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं। तो क्या संबित पात्रा झूठी रिपोर्ट लगाते हैं? क्योंकि वो जिस अस्पताल की कोविड रिपोर्ट लगाते हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर का अस्पताल है, मतलब वो झूठी रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। असल में देश की मीडिया जो है वो आज पूरी तरीके से बिकाऊ हो चुकी है। टीआरपी स्कैम घोटाले के मामले में देश की मीडिया को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसको लेकर चिल्लाते हैं खूब बुरी तरीके से। देश की मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती, जबकि सवाल सरकार से किए जाने चाहिए, विपक्ष से नहीं। दूसरी बात, आज देश की गोदी मीडिया के चैनलों पर अगर आप देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई और स्पीच नहीं होती है। ज्ञानवापी का मुद्दा उठाते हैं कभी, अभी ज्ञानवापी का मुद्दा, अभी मैं आपको बता दूं, हिंदू मुसलमान के साथ साथ एक देश के अंदर एक नकली युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब चुनाव करीब आएगा तो भारत और पाकिस्तान, जब मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कांधार हाईजैक, पुलवामा अटैक, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, ठीक है ना, आप इन सब चीजों की डेट मिलाइएगा और बीजेपी के चुनाव की तारीख मिलाइएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन बाद जो है वो
आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जब चुनाव करीब आ जाएगा तो एक नकली युद्ध देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। उस नकली युद्ध में से भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम से, जबकि इस देश के नेता जो हैं वही सारा कुछ काम करते हैं, भारत और पाकिस्तान के नाम पर लोगों को डराने का काम करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर अगर कुछ चीजों को वापस लाना ही है तो विलुप्त चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत शांति का संदेश देता है, न कि खूंखारता का संदेश देता है। दूसरी बात, अगर कोई चीज वापस लानी है तो वो देश के हीरो की पेंशन लेके आइए, जिन पेंशनों को आपने विलुप्त कर दिया है। आज देश के जवानों को पेंशन नहीं मिलती है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर देश के जवानों को डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं मिलती है। तो आप देश के जवानों को पेंशन दीजिए तो देश के असली हीरो हैं, और बाकी नेताओं की पेंशन भी बंद करिए, वरना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।